हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं। गोया कि अब ये आखिरी ड्रामा जो है शुरू हो गया है। वो आखिरी ड्रामा उन्हें मालूम है, उनकी तबाही पर खत्म होना है। लेकिन आज की तारीख में आप देखते हैं कि ईसाई लोग मदद कर रहे हैं यहूद की मुसलमान के खिलाफ। आप समझ रहे, ये पॉलिटिक्स है। ट्रम्पट वाला भी लिखता है कि 80% यहूदी कत्ल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइस आज की वीडियो ना बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैं और साथ में इजराइल अहमद भी जी हैं, है ना। तो इजराइल और ईरान की जो वॉर है उसके रिलेटेड वीडियो है। इसमें बताया गया है कि ईरान या ईरान के बाद अब किसकी बारी है नेक्स्ट, है ना। मतलब कि इंडिया जो है वो इजराइल को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ट्रीटी पहले ही साइन हो जाती है कि कल को लड़ाई होगी तो इस देश का साथ देना ही पड़ेगा, चाहे गलती किसी की भी हो। तो मेरे ख्याल से इजराइल और इंडिया की है कि इंडिया को इजराइल का साथ देना ही पड़ेगा अगर लड़ाई होती है किसी के साथ भी, ये नहीं कि ईरान के साथ, किसी और कंट्री के साथ भी। तो फिलहाल प्ले करते हैं, इसके बारे में देखते हैं इन तीनों का क्या कहना है और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्ज़ा किया तो ये कब्ज़ा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज़ एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, तो फिलिस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फिलिस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फर्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले जमाने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। जी सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 इयर्स बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई।
प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहाँ नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप। और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारे इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए, हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैम वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिए। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा। उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है। अफसोस की बात है आपको भी नहीं बताया। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अगरचे इस वक्त तक तो सूरत यह है कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्यो ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, इताअत करनी है तुमने बस। इल्ला ये कि कुफ्र का हुक्म दे, उसे क्या पढ़िए कुफ्र का हुक्म देगा, वो खुद कुफ्र करेगा, वो करे, महल के अंदर जो चाहे करे। तुमने इताअत कर दी। सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बाल बिका नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, भगाया वहां से, और उसे जो है अमेरिका तक ने पनाह देने से इनकार कर दिया। ये हाल किया उन्होंने, दिखाई है ना कुछ हिम्मत, जुर्रत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डटकर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वाहिद मुल्क मुसलमान मुल्क, वाहिद मुल्क मुसलमान मुल्क। इस एतबार से तो वाकया यह है कि ईरान की बड़ी अहमियत है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, ईरान के साथ 2 ड्रॉबैक्स ऐसे हैं। एक तो उसके अंदर नस्ली बर्तरी का एहसास बहुत है, अरबों को हकीर समझते, और नंबर 2 ये कि मजहबी तंग नजरी जो है, मौलवियाना जाफरियत जो है वो उनके रगों के अंदर सरायत की हुई, तो ब्रॉडर आउटलुक नहीं आ रहा। इसलिए मेरे नजदीक ईरान का रोल फौरी तौर पर कोई नहीं होगा। अलबत्ता यह हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का जब मरहला आएगा इस्लाम का, उस वक्त हजरत मेहदी सलामुन अलैह का ज़हूर हो चुका होगा, शायद उस मरहले पर ईरान काम करे, अल्लाह आलम। अब बाकी 3 मुल्कों पे आइए, अफगानिस्तान या खुरासान, पाकिस्तान, भारत की तवज्जो को। तो जो हकाइक सामने आते हैं, वक्त कम हो रहा है तो मैं जल्दी जरा करूंगा। इनमें से नंबर 1 ईरान है। अगर हम चलते हैं अरब से मशरिक की तरफ, तो ईरान एक एतबार से ये बाजी ले गया है पूरे आलम इस्लाम पर। उनके मजहबी अकायद, उनकी फिक़ा से हमें जो इख्तिलाफ है वो है, अपनी जगह पर है। आपको मालूम है मेरे बारे में किसी को इश्तिबाह नहीं हो सकता इस एतबार से। मेरी जिस दर्जे दुश्मनी रखी गई है, जिस तरह मेरे सर का जो है मुतालबा होता था, 2 ही आदमी थे पाकिस्तान में कि जिनके सर मांगे गए। एक कराची के वो शाह बलीगुद्दीन साहब और एक ने। तो इस हवाले से वो अपनी जगह पर इख्तिलाफ है, लेकिन इस हकीकत का एतराफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता, पूरे आलम इस्लाम में ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने बहरहाल अपनी शरीयत, अपने अकायद के मुताबिक एक मजहबी इनकलाब बर्पा किया है।
پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو جی۔ اور باقی ڈاکٹر ذاکر نائک والی بات کہے تو ان کو کوشچن پوچھا تھا کسی نے کہ پہلے کے ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیتے تھے تو اس کو جائز مانا جاتا تھا، تو ابھی بھی وہی چیز ہو رہی ہے، اسرائیل سیم ویسے ہی کر رہا ہے، اپنا قبضہ کر رہا ہے، تو ہم لوگ کیوں ان کو منع کر رہے ہیں؟ کیوں منع کر رہے ہیں یا ہے نا، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ٹائم پہ مدینہ جب انہوں نے گئے تھے تشریف کری تھی مدینہ میں تو وہاں کے یہودی تو انہوں نے بتایا رولز کی پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اب یہ ہوتی ہے، تو بہت فرق ہے۔ ورلڈ وار 1 2 کے بعد سارے کے سارے باؤنڈریز بنا دی گئی تھی۔ تو یہ تھی ویڈیو ہے نا، تو باقی آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹ کر کے بتانا گائز۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔